जय हिंद साथियों, आप सभी का आचार्य कुलम बिहार की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं हूं आपका साथी अंकित। आज की कक्षा में हम लोग तरंग और ध्वनि चैप्टर को पढ़ेंगे। तरंग और ध्वनि चैप्टर में सबसे पहले हम लोग तरंग को समझेंगे। जो तरंग क्या होती है, तो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ डिस्टरबेंस को हम लोग तरंग कहते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ डिस्टरबेंस को हम लोग तरंग कहते हैं और उस विक्षोभ का आगे बढ़ना तरंग गति कहलाता है। जैसे शांत जल है, शांत जल में हमने किसी पत्थर को फेंका, तो पत्थर के फेंकने से उस शांत जल में क्या होगा, विक्षोभ होगा, डिस्टरबेंस होगा। वही डिस्टरबेंस को हम लोग तरंग कहेंगे। और वह विक्षोभ जब आगे बढ़ेगा, तो आगे जब बढ़ेगा विक्षोभ, तो वह तरंग गति कहलाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो तरंग क्या होगा, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया, शांत जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न विक्षोभ। शांत जल में पत्थर फेंकने पे उत्पन्न विक्षोभ डिस्टरबेंस, यही तरंग होगा आपका। अब हम लोग देखेंगे तरंग गति को। जो तरंग गति क्या होती है, देखिए अब हम लोग समझेंगे जो तरंग गति क्या होती है। तो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं तथा विक्षोभ का आगे बढ़ना तरंग गति कहलाता है। तरंग गति कहलाता है। जैसे हमने रस्सी के एक सिरे को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको जैसे ही हम ऊपर की तरफ झटकते हैं, तो झटकने के बाद जो उत्पन्न विक्षोभ होगा उसको हम लोग तरंग कहेंगे। और वह विक्षोभ जो आगे बढ़ेगा उसको हम लोग तरंग गति कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग तरंग दैर्घ्य को समझते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, देखिए अब हम लोग तरंग दैर्घ्य को समझेंगे। जो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो ये मान के चलिए ये हमारा तरंग है, ये हमारा तरंग है। और तरंग के ऊपरी भाग को हम लोग श्रृंग कहते हैं और तरंग के निचली भाग को हम लोग गर्त कहते हैं। जैसे पहाड़ की ऊपरी भाग को चोटी कहते हैं, उसी प्रकार से तरंग के ऊपरी भाग को श्रृंग कहते हैं और निचली भाग को गर्त कहते हैं। आप लोगों ने गांव घर में सुना होगा कहते हुए कि तू गर्त में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। गर्त का मतलब होता है नीचे। तो तरंग के निचली भाग को गर्त कहेंगे और तरंग के ऊपरी भाग को हम लोग श्रृंग कहेंगे।
दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच के दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये हमारा माध्य बिंदु है, ये हमारा माध्य बिंदु है। तो माध्य बिंदु से ऊपर या माध्य बिंदु से नीचे महत्तम विस्थापन को हम लोग आयाम कहते हैं। माध्य बिंदु से ऊपर या माध्य बिंदु से नीचे महत्तम विस्थापन को हम लोग आयाम कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य का परिभाषा आप लोग लिखिएगा। जो तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, तो दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब चलिए हम लोग इसमें देखते हैं जो तरंग दैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका एसआई मात्रक वह आपको मीटर होता है। क्यों होता है मीटर? क्योंकि तरंग दैर्घ्य जो है एक प्रकार का दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो उसी कारण तरंग दैर्घ्य का भी मात्रक मीटर, क्योंकि तरंग दैर्घ्य एक प्रकार का क्या है, दूरी है। तो ये एक प्रकार का दूरी है। तरंग दैर्घ्य क्या है? एक प्रकार का दूरी है। इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है, इसका व्यवहारिक मात्रक वह एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाता है? 10⁻⁻10 मीटर। तरंग दैर्घ्य क्या है? दो लगातार श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा द्वारा सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्यों होता है मीटर? तो क्योंकि तरंग दैर्घ्य एक दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर है होता है, इसी कारण तरंग दैर्घ्य का भी मात्रक जो है वह आपको मीटर होगा। उसके बाद तरंग दैर्घ्य का व्यवहारिक मात्रक जो है वह एंगस्ट्रॉम होता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब हम लोगों ने तरंग दैर्घ्य को समझ लिया। अब हम लोग जो है तरंग चाल को समझेंगे। जो तरंग चाल क्या होती है, अब हम लोग तरंग चाल को समझेंगे। जो तरंग चाल क्या होती है, तरंग चाल, तरंग जिस वेग से गति करेगी उसको तरंग चाल कहेंगे। तरंग जिस वेग से गति करेगी उसे हम तरंग चाल कहेंगे। तरंग चाल क्या होती है? तो तरंग जिस वेग से गति करती है, तरंग जिस वेग से गति करती है उसे ही हम लोग तरंग चाल कहते हैं। और तरंग चाल का एक फॉर्मूला होता है, वह होता है v बराबर n लैम्ब्डा। यहाँ v जो है वह आपको
तरंग का वेग है। भी क्या है? तरंग का वेग है। एन जो है ये आपको आवृत्ति है। क्या है? एन आवृत्ति। और लेमडा जो है ये होता है आपको तरंग दैर्घ्य। लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया तरंग दैर्घ्य को हम लोग लेमडा के द्वारा सूचित करते हैं, इसलिए यहां लेमडा जो है वह क्या है? तरंग दैर्घ्य है। अब देखिए, आप लोग को आवृत्ति समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हमने इसमें आवृत्ति के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं किया। तो 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। और एक होता है आवर्तकाल। एक होता है आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, यानी कि n बराबर 1/2 t। यहाँ n जो है ये आपको आवृत्ति है, और t जो है ये आपको आवर्तकाल है। t क्या है? आवर्तकाल। और n जो है ये आपको आवृत्ति है। n आवृत्ति है और t आवर्तकाल है। तो n बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है? 1/t। तो यहां पे हमारा क्या फॉर्मूला था? v बराबर n लेमडा। तो n का मान क्या होता है? 1/t। तो इसको हम लिख सकते हैं v बराबर, ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा में, बट्टे में t। तो इसको हम लिख सकते हैं v बराबर लेमडा बाय टी। तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन गया, v बराबर लेमडा बाय टी। अब देखिए यहां पे ये तरंग का भी वेग है, तो हमारा ध्वनि के लिए जो है तरंग का वेग वह हो जाता है 332 मीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए हो जाता है? ध्वनि के लिए। ध्वनि के लिए तरंग का वेग 332 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और प्रकाश के लिए तरंग का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाता है। ध्वनि के लिए तरंग का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश के लिए तरंग का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या नहीं तो आप लोग सीधा समझ लीजिए, ध्वनि के अलावा जितना भी है, ध्वनि के अलावा जितना भी है, सब के लिए तरंग का वेग जो है वह आपको 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग तरंग चाल को देख लिए। तरंग चाल क्या है? तरंग जिस गति से, जिस वेग से गति करती है उसको हम लोग तरंग चाल कहते हैं। तरंग चाल का एक फॉर्मूला भी हमने देखा, v बराबर n लेमडा, जहां v जो है हमारा तरंग का वेग है, n आवृत्ति है, और लेमडा जो है वह तरंग दैर्घ्य है। ध्वनि के लिए तरंग का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, और बाद बाकी जितना भी कुछ है सब के लिए जो है आपको तरंग का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग जो है देखेंगे, तरंग दैर्घ्य भी हम लोगों ने पढ़ लिया, तरंग चाल भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग तरंग के प्रकार को देखेंगे। माध्यम के दोलन के आधार पर तरंग 2 प्रकार का होता है। माध्यम के दोलन के आधार पर तरंग जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, और एक होता है हमारा अनुदैर्घ्य तरंग। माध्यम के दोलन के आधार पर तरंग 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है हमारा अनुदैर्घ्य तरंग। ये अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, तो ये क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग? तो
वह तरंग जिसमें माध्यम के कण वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के दिशा के तरंग के दिशा के लंबवत तरंग के दिशा के लंबवत कंपन करती है, उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के लंबवत तरंग के लंबवत तरंग के लंबवत कंपन करती है, उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के लंबवत कंपन करती है, उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करती है। अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करती है, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के दिशा के लंबवत कंपन करती है। जैसे दोनों का हम फिगर बनाते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे देखिए, ये जो है हमारा अनुप्रस्थ तरंग है, और हमारा ये जो है वह आपको अनुदैर्घ्य तरंग है। ये अनुदैर्घ्य तरंग है और ये अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण जो है वह तरंग का दिशा किधर है? इधर है। तो तरंग के दिशा के लंबवत कहने का मतलब हुआ 90 डिग्री। लंबवत अर्थात 90 डिग्री। लंबवत अर्थात 90 डिग्री पे कंपन करती है, तो उसे हम लोग अनुप्रस्थ कहेंगे। और हमारा जो ये अनुदैर्घ्य होता है, इसमें माध्यम के कण तरंग के दिशा के समानांतर कंपन करती है, यानी कि समांतर कहने का मतलब 0 डिग्री। तो ये समांतर कंपन करती है, 0 डिग्री में कंपन करती है, इसलिए ये अनुदैर्घ्य तरंग है। अब दोनों का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा, पानी में पत्थर फेंकने पर तरंग का होना। पानी में पत्थर फेंकने पर तरंग का होना। और एक एग्जाम्पल हो जाएगा, रस्सी के एक सिरे को पकड़ कर झटकने पर
उत्पन्न तरंग। रस्सी के एक सिरे को पकड़कर झटकने पर उत्पन्न तरंग। जैसे हमने ये रस्सी को लिया और रस्सी को जैसे ही इसको झटका तो इसमें जो उत्पन्न तरंग होगा वह अनुप्रस्थ तरंग होगा, क्योंकि वह तरंग जो है तरंग के दिशा के लंबवत कंपन करेगा, उसी कारण ये अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। और अनुदैर्ध्य तरंग का जो है एग्जाम्पल हो गया स्प्रिंग। स्प्रिंग तरंग, ध्वनि स्प्रिंग का तरंग, ध्वनि का तरंग, ये सब जो है आपको अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। और एक चीज अनुप्रस्थ में आप लोगों को याद रखनी है, जो अनुप्रस्थ तरंग जो है ये गर्त और श्रृंग का निर्माण करता है। अनुप्रस्थ तरंग जो है ये गर्त और श्रृंग का निर्माण करती है। अनुप्रस्थ तरंग जो है हमारा ये गर्त और श्रृंग का निर्माण करती है, और अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये संपीड़न और विदलन का निर्माण करती है। संपीड़न मतलब होता है सिकुड़ना, संपीड़न मतलब होता है सिकुड़ना, और विदलन का मतलब होता है फैलना। विदलन का मतलब फैलना और संपीड़न का मतलब जो होता है वह होता है आपको सिकुड़ना। तो जैसे हमारा ये स्प्रिंग है, जैसे हमारा ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का जो तरंग होगा तो इसमें क्या होगा, एक बार संपीड़न होगा, फिर एक बार विदलन होगा, एक बार सिकुड़ेगा, फिर एक बार फैलेगा। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये संपीड़न और विदलन का निर्माण करती है। अब हम लोग संचरण के माध्यम की आवश्यकता के आधार पर जो तरंग का प्रकार है उसको देखेंगे। संचरण में या संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाता है यांत्रिक तरंग, और दूसरा जो है वह दूसरा आपका हो जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब हम लोग यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग को समझते हैं। जो यांत्रिक तरंग क्या होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। यांत्रिक तरंग और एक साइड हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए यांत्रिक तरंग जो है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये आपका यांत्रिक तरंग जो है इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती है, नहीं होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो यांत्रिक तरंग है इसमें कंपन होती है, कंपन होती है। और हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसमें कंपन नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का आपका एग्जाम्पल हो गया प्रकाश, और यांत्रिक तरंग का आपका एग्जाम्पल हो गया ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। जल में उत्पन्न तरंग ईटीसी, ये सब जो है आपका यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें कंपन कैसे होती है? जब साउंड वगैरह बजता है रूम में और आप रूम के किसी कोने पे जाके खड़ा हो जाइए तो आपको वहां पे वाइब्रेशन का एहसास होगा, कंपन का एहसास होगा। तो इसलिए यांत्रिक तरंग में जो है कंपन होती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में कंपन नहीं होती है। यांत्रिक तरंग जो है वह आपका अनुप्रस्थ भी होगा और अनुदैर्घ्य भी होगा। यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा। यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होता है। जो हमारा यांत्रिक तरंग है ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में लिखाया जल में उत्पन्न तरंग। तो जल में उत्पन्न तरंग ये जो है हमारा अनुप्रस्थ है, और ध्वनि तरंग ये जो है हमारा अनुदैर्घ्य है। तो यांत्रिक तरंग जो है वह अनुप्रस्थ भी होगा और अनुदैर्घ्य भी होगा, क्योंकि जल में जब विक्षोभ उत्पन्न होता है और वह विक्षोभ जब आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग तरंग गति कहते हैं। तो जब जल में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो तरंग उत्पन्न होता है। तो तरंग जो उत्पन्न होता है, तरंग जो उत्पन्न होता है, तो वह तरंग जो है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पानी उसका माध्यम है, माध्यम की आवश्यकता हुई तो वह जो है यांत्रिक तरंग इसलिए कहलाएगा, क्योंकि यांत्रिक तरंग में माध्यम की आवश्यकता होती है। रस्सी के एक सिरे को पकड़ करके जब हम झटकते हैं तो तरंग जो उत्पन्न होती है उसके लिए माध्यम रस्सी है। तो ये भी यांत्रिक तरंग होगा, क्योंकि यांत्रिक तरंग के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग को देखा। अब आप लोग लिखिएगा यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग एक प्रकार का ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है। यांत्रिक तरंग जो है वह आपको एक प्रकार का ध्वनि तरंग है। अब हम लोग यांत्रिक तरंग के प्रकार को देखते हैं। यांत्रिक तरंग जो है यह आपको 3 प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यांत्रिक तरंग को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। जो यांत्रिक तरंग क्या है? तो यांत्रिक तरंग एक ऐसा तरंग है जिसकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यांत्रिक तरंग का 3 प्रकार है। एक आपको होता है श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। एक होता है श्रव्य
ध्वनि और एक होता है अपश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि श्रव्य ध्वनि के लिए जो आपको आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। श्रव्य ध्वनि के लिए जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्राश्रव्य ध्वनि जो है इसके लिए जो आवृत्ति होती है वह आपको 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और अश्रव्य ध्वनि के लिए जो है वह आपको 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि अवश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि अवश्रव्य ध्वनि है। 20 से 20,000 के बीच की ध्वनि जो है वह श्रव्य ध्वनि है। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि जो है वह प्राश्रव्य ध्वनि है। अब श्रव्य, ये जो श्रव्य ध्वनि है ये मनुष्य सुनता है। श्रव्य ध्वनि मनुष्य सुनता है। श्रव्य ध्वनि को हम लोग अनुभव कर सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं श्रव्य ध्वनि को। लेकिन जो अपश्रव्य ध्वनि है उसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। अब श्रव्य ध्वनि को कौन सुनेगा? तो अब श्रव्य ध्वनि को आपका सुनेगा कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है, सांप, ये सब जो है ये सब अपश्रव्य ध्वनि को सुनता है। उसी कारण भूकंप तुकंप आता है तो आप लोग सुनते होंगे, जो कुत्ता को कुछ देर पहले जो है अनुभव हो जाता है, 3 सेकंड 4 सेकंड पहले, तो पहले जो अनुभव हो जाता है तो यही हमारा अपश्रव्य ध्वनि है। तो अपश्रव्य ध्वनि जो है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये मनुष्यों को सुनाई नहीं देती है, ये कुत्ता बिल्ली ये सबको सुनाई देती है। अपश्रव्य ध्वनि जो होता है, जैसे हमारा भूकंप हो गया तो ये हमारा अपश्रव्य ध्वनि है। इसको सुनने का काम कौन करेगा? कुत्ता बिल्ली ईटीसी ये सब सुनता है। और प्राश्रव्य ध्वनि जो होता है, ये प्राश्रव्य ध्वनि को भैंस, चमगादड़, डॉल्फिन ईटीसी ये सब सुनने का काम करता है। भैंस, चमगादड़, डॉल्फिन ये सब जो है आपको प्राश्रव्य ध्वनि को सुनता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति जो होती है वह 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इसको मनुष्य जो है वह नहीं सुन सकता है। तो आप लोग सुने होंगे, जब चमगादड़ जो है वह किसी को काट लेता है तो जब तक नहीं बादल आवाज करती है तब तक वह नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे कितनों हम चिल्लाते रहेंगे तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि सुनाई देती है। और 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की ध्वनि बादल जब ठनकती है तो उसमें होती है, तभी वह छोड़ती है। या कभी आप लोग गाड़ी या साइकिल चलाते होंगे तो भैंस अगर कतार में जा रही है तो कतार में जा रही है तो हम लोग जब तक नहीं वहाँ पे हॉर्न बजाते हैं वह कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, साइड नहीं हटता, क्योंकि वह उसको वह साउंड सुना ही नहीं देती है। उसको कौन साउंड सुनाई देगी? तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के जो साउंड होगा वही उसको सुनाई देती है। उसी कारण वह साइड नहीं हटती है, वह सीधे जो है अपना गमन कर रही है पथ पे। कितना भी आप हॉर्न मारिए वह साइड नहीं हटती है। तो हम लोगों ने यांत्रिक तरंग के प्रकार को देखा। यांत्रिक तरंग को ही हम लोग ध्वनि तरंग कहते हैं। तो आज की कक्षा में बस यहीं तक। अब हमारा जो अगला कक्षा होगा इस टॉपिक पे वह आपको पार्ट 2 में दिखेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।